गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की विद्या देख रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को किस तरह से मेजर करते हैं, उन मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वाली क्लास में हमने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर क्या होते हैं, इन सभी टॉपिकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट को किस तरह से मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला मेथड देख रहे हैं, गोई-तुला मेथड, इसकी सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करते हैं और ये एक अच्छा मेथड है। इसमें सबसे पहले पदार्थ को गोई-तुला में तोल लिया जाता है, उसके बाद उस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। और जिस पदार्थ का हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना होता है उसे एक सैंपल ट्यूब में भर लेते हैं और फिर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तथा उसका भार परिकलन करके और इस चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करते हैं। पहले हम यदि कोई डायमैग्नेटिक पदार्थ है तो उसके भार के मान में कमी देखने को मिलती है और जिससे उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होता है तथा चुंबकीय बल रेखाएं इसको प्रतिकर्षित करती है। इसलिए इसका जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसके भार में हमें कमी देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि पदार्थ पैरामैग्नेटिक है तो उसके भार में हमें वृद्धि देखने को मिलती है तथा चुंबकीय बल रेखाओं को ये आकर्षित करता है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है चुंबकीय आघूर्ण, उसका मान 0 नहीं होता है, यानी कि उसका कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर होती है। और ये गोई-तुला विधि का डायग्राम है जिसमें हमने जिस भी सब्सटेंस का हमको उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, उसको इस सैंपल ट्यूब में भर लेते हैं और ये गोई-तुला बैलेंस है, इसकी सहायता से हम उसका वेट मेजर करते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ओके, इसी तरह से फैराडे, दूसरा जो मेथड है वो फैराडे मेथड है और ये फैराडे विधि में पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इसी तरह से लटका देते हैं तथा चुंबकीय ध्रुवों की आकृति इस प्रकार बनाई जाती है कि पदार्थ द्वारा घेरे गए समस्त क्षेत्र में, जो कि एच नोड गोई शक्ति के नाम से जानते हैं इसको, का मान 0 रहना चाहिए। इसको इस तरह से बैलेंस करते हैं कि जो एच नोड है, गोई शक्ति का मान क्या क्या होना चाहिए, 0 रहना चाहिए। जब हम एम द्रव्यमान तथा काई चुंबकीय प्रवृत्ति वाले किसी पदार्थ को सममिति क्षेत्र की दिशा में इसमें रखते हैं तो वह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है और इस बल को ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तथा पदार्थ को तोल लिया जाता है। पहले हम क्या करते हैं कि पदार्थ को चुंबकीय बल नहीं लगा रखा है, उसकी अनुपस्थिति में हम उसको तोल लेते हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उस पदार्थ को तोलते हैं। इन दोनों बलों के भारों का अंतर, इन दोनों भारों के अंतर जो कि बल F के बराबर होता है और यहाँ पर विश्लेषिक तुला लगी हुई है और इस पदार्थ को इस तरह से जो चुंबक होते हैं इस तरह से लगाते हैं कि इसका जो एच नोड का मान है वो 0 रहना चाहिए और ये जिस पदार्थ का हमको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है उस पदार्थ को इसमें लटका देते हैं और ये पूरी की पूरी चुंबक लगी हुई है। तो फैराडे मेथड के माध्यम से और गोई तुला मेथड के माध्यम से हम इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। कोई भी पदार्थ दे रखा है उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, क्यूरी का नियम। क्यूरी ने क्या कहा था उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यूरी का नियम, इसके अनुसार किसी पदार्थ की संशोधित अनुचुंबकीय प्रवृत्ति काई एम उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो काई एम
प्रोपोर्शनल 1/T होता है। और जो मैग्नेटिक जो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल 1/T के बराबर देखने को मिलती है। और ये प्रोपेबिलिटी जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो काई मोलर काई एम इक्वल टू C/T होता है। और C यहाँ पर क्या है, क्यूरी कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है n म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3K देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है क्यूरी-बीज का नियम। जो पदार्थ बहुत ही तन्नु होता है, चुंबकीय क्षेत्र उसका बहुत ही तन्नु होता है, उस स्थिति में इसका जो मान होता है काई एम इक्वल टू C/T माइनस थीटा होता है। यहाँ पर जो थीटा है विज कांस्टेंट कहलाता है। म्यू एस जो मैग्नेटिक मोमेंट केवल म्यू एस से देखने को मिल रहा है, चक्रण से देखने को मिल रहा है, या म्यू इफेक्टिव के मध्य अंतर संबंध क्या है, तो म्यू टोटल होगा। तो जो टोटल आता है म्यू एस प्लस एल के अष्टफल के संकुल के लिए ये संबंध देखने को मिलता है। म्यू इफेक्टिव बराबर म्यू एस 1 माइनस अल्फा लैम्डा अपॉन डेल ओ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो अल्फा है वो एक कांस्टेंट है जो कि निम्नतम अवस्था व डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, तथा जो लैम्डा है वो एलएस कपलिंग स्थिरांक कहलाता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी प्रथम जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी बताएगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। और जिनके पास अगर पैरिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। इनमें उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कक्षीय और अक्षीय ऑर्बिटल मोशन और एक्सियल मोशन दोनों की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। किंतु यदि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में देखते हैं तो इनके साथ अगर लिगेंड आता है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ लिगेंड अगर बॉन्डिंग बनाने के लिए आता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, तब क्या होगा कि इनकी जो कक्षीय गति होती है ऑर्बिटल मोशन उसको वो न्यूट्रल कर देता है। इस स्थिति में केवल जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो केवल चक्रण की या अक्षीय गति के कारण ही हमें देखने को मिलता है। तो जो म्यू टोटल होता है वो स्पिन मोशन और साथ में ऑर्बिटल मोशन एक्सियल मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों की वजह से टोटल म्यू नेट देखने को मिलता है, टोटल चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलता है। और उसका जो सूत्र होता है रूट 4s होल s+1 प्लस l होल l+1 होता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसके लिए जो कक्षीय गति होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि उदासीन होती है। तो l बराबर 0 होगा तो ये वाली जो टर्म है वो पूरी 0 होगी। तो अब यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए वो चुंबकीय आघूर्ण इस सूत्र से निकलेगा रूट 4s होल s+1। यहाँ पर s बराबर होता है n/2 और ये मान इसमें रखोगे तो जो आपके पास नया सूत्र आएगा म्यू एस इक्वल टू रूट n होल n+2 बोर मैग्नेटोन होता है। और इसी तरह से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज व लेंथेनाइट तत्वों के लिए जब अपन चुंबकीय आघूर्ण को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो डी ऑर्बिटल जो कक्षीय गति होती है ऑर्बिटल मोशन होता है उसका भी मान शामिल होता है, यानी कि वो भी पार्टिसिपेट करता है। यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलेगा इन दोनों की एस और एल दोनों की वजह से देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सूत्र काम आएगा म्यू एस और प्लस एल इक्वल टू रूट 4s s+1 प्लस एल होल l+1। और यहाँ पर s और l दोनों की वजह से देखने को मिल रहा है चक्रण तथा कक्षीय दोनों के योग से होगा। तो यहाँ पर जो नया सूत्र है म्यू इक्वल टू जी रूट j होल j+1
यूज करते हैं। यहाँ पर जे एक क्वांटम संख्या है और इस जे की जो वैल्यू निकालते हैं कि भाई जिस ऑर्बिटल के अंदर आधे से कम इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उसके लिए जे बराबर L-S यूज करते हैं। और अगर ऑर्बिटल के अंदर आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उस स्थिति में जे बराबर L+L सूत्र को यूज करते हुए हम जी का मान निकालते हैं। यहाँ पर जो जी है उसके लिए एक अलग से सूत्र है जिसको अपन लैंडे स्प्लिटिंग गुणांक कहते हैं। और यहाँ पर होल हाफ प्लस एस होल S+1 माइनस एल होल L+1 अपॉन 2J होल J+1 होल बन, इस तरह से ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जी है वो लैंडे विपाटन गुणांक को बताता है, या फिर जी को हम गायरो चुंबकीय अनुपात गायरो मैग्नेटिक रेशियो भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो सूत्र यूज होगा म्यू बराबर होल 3/2 प्लस एस होल S+1 माइनस एल होल L+1 अपॉन 2J होल J+1, ये वाला सूत्र यूज होता है। और यहाँ जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन तत्व होते हैं का चुंबकीय आघूर्ण का या चुंबकत्व ताप पर भी निर्भर करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा चक्रण कक्षीय युग्मन के द्वारा निम्न अवस्था में निम्न ऊर्जा स्तर की समप्रस्थता समाप्त होने के कारण होती है। ठीक है, अब हम इनके जो जो म्यू के मान है म्यू एस रूट N+2 बोर मैग्नेट्रॉन, इस सूत्र की सहायता से हम इनके जो चुंबकीय आघूर्ण के मान हैं वो निकालते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके लिए हमने म्यू कैलकुलेट कर रखा है और उसके जो सूत्र है म्यू एस प्लस एल इक्वल टू √4s होल S+1 प्लस एल होल L+1, इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो ये तो एल तो क्या होगा, शून्य होता है ना। तो लिगेंड की वजह से ये क्या होगा, कक्षीय जो गति होती है उसको रोक लेता है, ये उदासीन हो जाएगा। उस स्थिति में यहाँ पर म्यू एस इक्वल टू √4s होल S+1, यहाँ पर n/2 रहेगा। तो ये म्यू एस बराबर √n होल n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी जो म्यू एस का मान यहाँ से निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण को, यहाँ इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उनको हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई एक बरोगे 0 रहेगा तब 0 और एक बरोगे तो 1, है ना। तो इस तरह से 5 तक बढ़ते जाएंगे और इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रॉन पर होगा, उसके बाद आपको पेयरिंग करवानी। तो इस तरह से इनका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब तो जो इस सूत्र में यानी कि n बराबर लिख रहे हैं, है ना, इस सूत्र में अगर हम एक यहाँ लिखेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं तो एक यहाँ आएगा, 3 × 1 करोगे तो √3 आएगा और उसकी जब वैल्यू निकालते हो तो 1.73 आती। ये ऑब्जर्व वैल्यू है जो कि हमने इस सूत्र से निकाली हुई है। तो ये सारी वैल्यू देखने को मिलती भाई। एक 0 है, उसी स्थिति अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो उसी स्थिति में इसका म्यू का मान 0 देखने को मिलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.73, 2 है तो 2.84 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3.87, है ना। इस सूत्र से अपन ये मान निकालते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.90 और 5 है तो 5.92। इसके बाद जैसे ही हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसी स्थिति में 4 अनपेयर्ड रहेंगे, है ना। इससे वापस आप कम करते जाना है एक एक, तो 4 3 2 1 और इसका मान 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.90 और 3.87 और 2 है तो 2.84 और 1
है अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1.73 और जीरो है तो जीरो, इसमें सारे पेड हो गए हैं इलेक्ट्रॉन इस वजह से। तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जर्व वैल्यू है जो इस सूत्र से निकाली। अब जब हम एक्सपेरिमेंटल से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल निकालते वैल्यू, तो उस स्थिति में हमें जो इनका मान देख रहे हैं वो देखो, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इस सूत्र से जो निकाली है 1.73, और हम एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं तो वो 1.75, काफ़ी नज़दीक है ये वैल्यू देखने को मिल रही है। और 2.84 यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है, जबकि यहाँ इधर देखो 2.86 जो कि काफ़ी सिमिलर देखने को मिल रही है ना। यहाँ देखो 4.90, 4.80, तो काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ जो ये सूत्र है, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज हैं उनके लिए सही सूत्र है। तो इस तरह से इनकी वैल्यू काफ़ी हमें नज़दीक देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें हम अगर अपन को इनका जो म्यू का मान दे रखा है और उससे अपन को पूछे कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से उससे निकालने का प्रयास करते हैं। देखो जो n है ये पॉइंट से ऊपर वाला मान है, और पॉइंट के बाद वाले mn से अपन ने प्रदर्शित कर रखा है b या bm जो बोर-मैंगटन वैल्यू है। इसके हमने इसको दो भागों में बांट दिया है। mn जो पीछे वाली है ना, पॉइंट से पीछे वाली जो वैल्यू है उनका मान अगर या तो 0.732 से के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो उस स्थिति में जितने भी जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो n के बराबर, यानी कि जितने n पॉइंट से ऊपर वाली जो संख्या है उसके बराबर ही आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना है। अगर ये जो वैल्यू है ये पीछे वाली वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0.732 से अगर कम आ रही है तो उस स्थिति में है ना, लेस देन आ रही है, तो इस स्थिति में आपको जो n जो वैल्यू है उनमें से एक घटा देना है। और इस तरह से आप इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। म्यू ऑब्जर्व वैल्यू जो कि म्यू एस प्लस एल, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। तो यहाँ पर 5 है, तो इस स्थिति में ये जो वैल्यू है पीछे वाली, ठीक है, यहाँ से, तो ये कौन से वाली, ये वाली 0.732 से कम है, यानी कि 0 है। तो इस स्थिति में जो आगे वाली वैल्यू है इसमें से आपको एक घटा देना है। तो इस स्थिति में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। ठीक है, इसी तरह से ये वाली वैल्यू क्या है, जो पीछे वाली पॉइंट से पीछे वाली, ये वैल्यू 0.732 से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में जो यहाँ पर संख्या है पॉइंट से ऊपर, वो आपकी जो संख्या है वही आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से ये भी 3 है तो 3 ही रहेगी, क्योंकि ये वाली जो पीछे वाली वैल्यू है 0.732 से ज़्यादा ही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये वाली संख्या है वही आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाली 0.18 आ रही है, जबकि अपन को क्या चाहिए, 0.73 से या तो ज़्यादा हो, या अगर कम है तो जो आगे वाली वैल्यू है उसमें से आपको एक घटा देना है। तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ है ना, हाँ 3, 4 में से एक गया तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इसमें से भी एक घटा दो, 2 आ जाएंगे। इसमें से ये ज़्यादा है तो 2 है तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है तो 1 है तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पर देखो 5.12 हमने बोर-मैंगटन लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कम है वैसे भी 0.732 से, तो इसमें से एक घटाना है, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से। ये वाली पीछे वाली जो वैल्यू है 0.732 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ आपके अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट जो चैप्टर था हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, मृदु कठोर और मृदु अम्ल के साथ टॉपिक को डिस्कस किया था, और उसका पूरे वीडियो इस चैनल पर अपलोड है।
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसका वीडियो लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने जो संक्रम धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, वो वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। और अभी हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है ना, संक्रम धातु संकुलों में चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय गुण को हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाएं, सब्सक्राइब करें, और आप नियमित यहाँ से क्लासेस ले सकते हो। ओके, ठीक है। और इन जो अभी आज तक जितने भी टॉपिक हुए उन सभी के मैं इनके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।